हिंदी साहित्य में आज सुनिए मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी उसकी करह। मृदुला गर्ग जी ने हिंदी कथा साहित्य में अनोखा मुकाम हासिल किया है। जीवन के किसी एक पहलू तक ही सीमित रहने के बजाय उन्होंने कथ्य और शिल्प दोनों में लगातार नवोन्मेष किए हैं। हिंदी कथा संसार को समृद्ध करने वाला ये अनोखापन ही मृदुला गर्ग जी के लेखन की विशिष्ट पहचान है। प्रस्तुत है उनकी कहानी उसकी करह मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। सुमित फाटक खोलकर भीतर आ गया। गाड़ी का दरवाज़ा उसने आहिस्ता से बंद किया। सुधा सो रही हो तो वो नहीं चाहता शोर से जग जाए। वो सो नहीं रही थी। उसकी पदचाप उसने साफ सुनी और उसके मुंह से एक लंबी कराह निकल गई। उसके पैरों की आहट सुनने पर रोज़ यही होता है, वो कराह उठती है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर कराहती है, वो आप से आप निकल जाती है। वो उसे एहसास करा देना चाहती है कि वो जगी है और बीमार है। सुधा नहीं, उसकी कराह। उसका ध्यान खींचकर वो सिर्फ ये कहना चाहती है कि वो बीमार ज़रूर है पर ख्याल रखने से ठीक हो सकती है। उसकी कराह ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आगे बढ़ते उसके कदम शिथिल पड़ गए। फिर वही, भीतर पहुंचकर उसकी मिजाज पुरसी करनी होगी, दवा देनी होगी, खाने के लिए मनुहार करनी होगी और रह रहकर उसके होंठों से निकलती कराह सुननी होगी। काश वो सोई हुई मिलती, वो 2-1 घंटे सुस्ता लेता। ऐसा नहीं है कि उसे सुधा से हमदर्दी नहीं है पर सुधा से, उसकी कराहों से नहीं। वो जानता है कि वो धीरे धीरे मर रही है। उसके दिल में ट्यूमर है जो ऑपरेशन करने लायक हालत में नहीं है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि वो 2-4 या 6 महीनों की मेहमान है। कितनी आसानी से डॉक्टर ने कहा था, 2-4 या 6 महीने, जैसे 2 और 6 महीनों में खास अंतर ना हो। पर अंतर है, कुछ 1,000 कराहों का, जो इस दरमियान उसे सुननी है, डॉक्टर को नहीं। डॉक्टर कभी कभी आता है तब जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए या दिल की घुटन बेपनाह बढ़ जाए। आता है मार्फिया का इंजेक्शन लगाने, जिसे लेकर सुधा सुनने सुनाने से परे बेसुध हो जाती है। जगने पर उसका ख्याल होता है इस बार डॉक्टर ने जो नई दवा दी है उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, बल्कि काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है। इस वहम में सुमित को उसका साथ देना पड़ता है, ये जानते हुए कि वो ठीक नहीं होगी। जोश के साथ कहना पड़ता है, हाँ ये दवा जोरदार है, रोग डॉक्टर की पकड़ में आ गया है। उस वक्त सुधा कराहती नहीं, मुस्कुराती है। उसका वहम उसे भला लगता है। वो हृदय से इच्छा करने लगता है कि काश डॉक्टर ने सच्चाई न कहकर उसे भी वहम दिया होता। घिसटते कदमों से वो सुधा के कमरे में घुसा और बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। सुधा सीधी पड़ी थी। अब उसने उसकी तरफ करवट बदली और जोर से कराह उठी। कैसी तबीयत है? सुमित ने पूछा। उसने एक कराह और भरी, बोली, खाना खा लो। तुमने दवा ले ली? सुमित ने पूछा। नहीं। क्यों? उठा नहीं गया। उठने की क्या जरूरत थी, दवा कोई भी दे सकता था। कौन? सुधा ने कहा और कराहती हुई उठ बैठी। दीपक कहाँ है? क्या मालूम, यहाँ आकर झाँका हो तो बताऊँ। दीपक, वो जोर से चिल्ला उठा। जी। भीतर के कमरे का दरवाज़ा खोल दीपक बाहर निकल आया। अंदर बैठे हो, ये नहीं होता माँ को दवा दे दो, उसने डांट कर कहा। परसों मेरा इम्तिहान है, दीपक ने भरे गले से कहा। उधर सुधा फट पड़ी। क्यों उसके ऊपर चिल्ला रहे हो? परसों से उसके फाइनल है, पता है? ये तो होता नहीं, उसे पढ़ा लिखा दो, ऊपर से चीख रहे हो। 10 साल का बच्चा है, अपना ख्याल रखे, पढ़ाई करे या मुझे दवा देता फिरे। तुमसे होता है तो करो, वरना मरने दो मुझे, मरना तो है ही। तब तक वो उठकर दवा की गोलियां निकाल रहा था। चौंक कर उसने उसका चेहरा देखा। क्या वो जानती है वो मर रही है? नहीं, ये वो दिन में 10 बार कहती है और हर बार उसका मतलब होता है बीमार ही तो हूँ, मेरा ख्याल रखोगे तो ठीक हो जाऊंगी। ये बात नहीं है कि उसका ख्याल नहीं रखना चाहता। 2-4 महीने बाद उसे मर जाना है, तब भी उतने समय के लिए उसे पूरा आराम देना चाहता है और इलाज बरकरार रखना चाहता है। कौन जानता है कब किससे फ़ायदा हो जाए। पर क्या करे, उसकी बीमारी आई गलत समय पर है। अभी अब इसने नौकरी छोड़कर साइकिलों की फैक्ट्री लगाई है। जो जमा पूंजी 12 साल की नौकरी के बाद मिली, उसी में झोंक दी। इस वक्त उसकी देखभाल नहीं की तो सारा पैसा डूब जाएगा। शुरू का समय सबसे खतरनाक होता है, पता नहीं रहता ऊँट किस करवट बैठे। सीधा बैठ गया तो पौबार है, वरना सत्यानाश।
अगर सुधा 4-6 महीने बाद बीमार पड़ती तो बात और होती। फैक्ट्री तब तक चल निकलती। वो अपना पूरा समय सुधा के हवाले कर देता, इतनी सेवा करता कि वो भली चंगी हो उठती। मैं क्या करूं? उसने परेशान स्वर में कहा। घर में आने में देर हो जाती है। नई नई फैक्ट्री लगाई है, देखभाल ना की तो पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, सुधा फिर फट पड़ी। तुम अपने पैसे की चिंता करो, भाड़ में जाने दो हमें, मुझे और दीपक को। 2 महीने से खाट पर पड़ी हूँ, उसे एक शब्द नहीं पढ़ा पाई। लगता है इस बार फेल होगा। तुम्हें क्या, होने दो फेल, तुम्हें तो फिक्र है नहीं। मैं खुद पढ़ लेता हूँ माँ, दीपक ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम परेशान मत हो। वो भीतर चला गया। पिता की भर्त्सना उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि माँ को हो क्या गया है। 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और बात बात पर चीखने लगती हैं। बीमार वो भी होता है जब तब, पर कुछ दिन बिस्तर पर रहकर चलने फिरने लगता है। माँ जाने कब से खाट पर पड़ी है। बीच बीच में 2-4 दिन चलते फिरते खुश भी नजर आती हैं, फिर खाट पकड़ लेती हैं और पिताजी से चिड़चिड़ाना शुरू कर देती हैं। लगता है उन्हें बिस्तर पर पड़े रहने की आदत हो गई है, वैसे ही जैसे चीखने चिल्लाने की। दीपक की बात से सुधा शिकायत भूल स्तब्ध रह गई। सुमित ने दवा आगे की तो चुपचाप लेकर निकल ली। नौकर सूप ले आया तो वो भी पी लिया और दीवार की ओर करवट कर लेट गई। इस उठने बैठने लेटने में उसके मुंह से एक भी कराहा नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहते रहे। लाओ, सुमित ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा सिर दबा दूं। सुधा चुपचाप सिर दबवाने लगी। सोचता हूँ, सुमित ने कहा, कुछ दिनों के लिए माँ को बुलवा लूँ, कम से कम दीपक की देखभाल हो जाएगी। नहीं, सुधा एकदम चौकन्नी हो गई। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों सुधा? जानते नहीं? आते ही कहना शुरू कर देंगी इससे कुछ नहीं हुआ है, सब बहाना है। पिछली बार बेहोश होकर चूल्हे के पास गिरी थी, तब क्या हुआ था? सुमित की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो जानता है सुधा ठीक कह रही है। माँ क्या, उसने भी सोचा था कि सुधा को स्टीरिया का दौरा पड़ा है, पर अब अगर माँ को सच बतला दिया तो सुधा को पता लगते देर नहीं लगेगी। वे फौरन रोना धोना शुरू कर देंगी और हर आने जाने वाले से सुधा के सामने अपने बेटे की फूटी किस्मत का बखान करने लगेंगी। सुधा के जान लेने पर कैसे कटेंगे बाकी के महीने? कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो उसकी घबराहट भरी चीखों पुकार? उसका मन अपने प्रति गहरी करुणा से भर आया। उसे मानसिक संताप से बचाने के लिए वो कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। अकेले इतनी कठोर होनी का कटीला भार कंधों पर ढो रहा है। मैं दीपक के लिए सोच रहा था, उसने करुणा से भीगे टूटे स्वर में कहा। उसके भीगे स्वर ने सुधा को सहानुभूति से नहला दिया। उसकी टूटन ने उसमें अपार आत्मबल भर दिया। इतनी फिक्र की क्या जरूरत है? उसने बालों में चल रही अंगुलियां सदैता से थाम ली और कहा, कुछ दिनों की बात है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। सुमित कुछ न कह पाया। सुधा ने आगे कहा, घर में पड़े पड़े मन परेशान होने लगता है। सोचती हूँ थोड़ा आना जाना शुरू करूँ, मन बहलेगा तो जल्दी ठीक होऊंगी। सुमित कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। कुछ देर चुप रहकर सुधा ने कहा, कल रविवार है ना? हाँ, सुमित बोला। फैक्ट्री जाओगे? जल्दी लौट आऊँगा, सुमित ने सतर्क होकर कहा। क्यों? सोच रही थी कहीं हो आऊँ। हाँ हाँ, उसके मुंह से निकला। कहाँ चलोगी? पिक्चर? जब ठीक थी तो सुधा हर पिक्चर देखने को उत्सुक रहा करती थी। सुमित पूछने को तो पूछ गया, पर सशंकित हो उठा कि अब वो नाराज़ होकर कहेगी, तुम्हें मैं पिक्चर देखने लायक लग रही हूँ? 3 घंटे बैठ सकती तो घर उजड़ कर न रह जाता। उसने वैसा कुछ नहीं कहा। बोली, सुना है गोलचा में बढ़िया पिक्चर लगी है, क्या नाम है? आनंद, दीदी कह रही थी। 3 बजे चलेंगे। उसके कहे पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी सुमित बोला, टिकट आज ही मंगा लेना वरना मिलेंगे नहीं। उसने पहले वाली सुधा जैसे चिहुक कर कहा। सुमित ने अचरज के साथ देखा। उसके चेहरे की तमाम कालिमा धुल गई है और पहले वाली सुधा का हंसमुख उज्ज्वल चेहरा निकल आया है। क्षण भर को लगा, माँ ठीक कहती है, सुधा को कोई रोग नहीं है, जो है मानसिक परिचर्या की चाह। पर डॉक्टर और एक्सरे गलत हो सकते हैं या नहीं? हटाओ, जितनी देर शांति है चैन से सांस ले लें। अगले दिन पिक्चर देखकर निकले तो सुधा और सुमित दोनों गहरे सोच में डूबे गाड़ी तक पहुंचे। सुधा जब सीट से उठी थी, पीला चेहरा क्लांति से सफ़ेद पड़ा हुआ था। गाड़ी तक पहुंचने के लिए बीच का हॉल पार करने में उसके चकराते सिर और लड़खड़ाते पैरों ने कई बार साथ देने से इनकार किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। चुपचाप इस कोशिश में लगी रही कि अपने पर हावी होते बेहोशी के बादल से परास्त ना हो और घर पहुंच जाए। सुमित अभी देखी पिक्चर के बारे में गहराई से सोच रहा था।
गाड़ी में बैठने पर उसने कहा, देखा, वो जानता था वो मरने वाला है, फिर भी कितना प्रसन्न रहता था। इसे कहते हैं हिम्मत। वो यानी फिल्म का नायक आनंद कैंसर से पीड़ित, मृत्यु की अनिवार्यता से वाकिफ होने के बावजूद पूरी तन्मयता और आनंद के साथ जीवन के बचे दिन जी रहा था और दूसरों को जीना सिखा रहा था। हाँ, सुधा ने हाफती आवाज में कहा और सोचा, बीमारी भी झेली जा सकती है अगर आदमी हिम्मत रखे। सफ़ेद पड़ रहे होठों की कपकपी को नियंत्रित कर उसने खुलकर मुस्कुराने का प्रयत्न किया और कहा, अच्छी पिक्चर थी। तभी उसे एक खौफनाक ख्याल आया। सुमित ने उसे सुना कर ये क्यों कहा? कहीं इशारा उसकी तरफ तो नहीं था? वो भी मरने तो नहीं जा रही? वो नथने फुलाकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। बाएं हाथ की उंगलियां सुन्न हो गईं, फिर हथेली, हाथ और फिर पूरी बांह। पूरा दम लगाकर सुमित को पुकारने के लिए गले में आवाज़ जमा करने लगी वो, पर जब निकली तो एक लंबी कराह की तरह। वो तड़प कर वहीं सीट पर लुढ़क गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सुमित सोच रहा था। अगर सुधा आनंद की तरह जान जाए कि उसकी ज़िंदगी के इन्हें गिने दिन बाकी हैं तो रोने झींकने के बजाय खुश रहकर उन्हें बिताना चाहे। जब सुमित फैक्ट्री में रहे तो दीपक की पढ़ाई में दिलचस्पी ले, उससे हंसे खेले, किताबें पढ़े, रेडियो सुने, और जब वो घर लौटे तो उससे हंसे बोले। जहाँ तक हो सके घूमे फिरे, ना हो लेट जाए, संगीत सुने, दोस्तों को बुलाए, गप मारे, दवा खाए और सो जाए। ऐसा हो तो वो कोशिश करके फैक्ट्री से जल्दी लौट आया करे, ना हो तो फाइलें साथ ले आया करे और बाबू को वहीं बुलवा ले। दिमाग हल्का रहे तो घर के ऊपर वाली बरसाती में दफ्तर खोला जा सकता है। कम से कम कागज़ पत्तर वाला काम तो वहाँ निपटा सकता है। सुधा को खास ज़रूरत पड़े तो उसे नीचे बुलवा सकती है। कितना समय नष्ट होने से बच जाए। आज ही को लो, अगर कागज़ घर पर होते तो पिक्चर से आकर उन्हें निपटा लेता, पर सुधा ऐसा कर सकेगी? समझ नहीं आता। मृत्यु की पूर्व सूचना उसे छिपा कर रखे या स्पष्ट शब्दों में जाहिर कर दे? कब ज़्यादा शांति मिलेगी? एक लंबी सांस छोड़कर उसने कुछ तय करना चाहा कि सुधा की लंबी कराह उसके कानों में टकराई। चौंक कर उसने देखा, वो गाड़ी की सीट पर बेसुध पड़ी है। उसके होंठ नीले पड़े हुए हैं और चेहरे का रंग अजीब हरा काला सा हो गया है। ओफ, फिर बेहोश हो गई। उसने गाड़ी की रफ्तार दोगुनी करते हुए सोचा, अब फैक्ट्री छोड़कर डॉक्टर के पास भागना होगा। रविवार है, जाने कितनी दौड़ धूप के बाद मिलेगा। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान, इतनी लंबी बीमारी किसी को ना दे। सौभाग्य से डॉक्टर घर पर मिल गया। परिचित था इसलिए मरीज को देख लिया और हिदायत कर दी कि फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। शायद आखिरी स्टेज आ गई है। कब तक वहाँ रहना होगा? सुमित ने पूछा। 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी, डॉक्टर ने कहा। माँ को बुलाना पड़ेगा, अस्पताल के रास्ते में सुमित ने सोचा। अस्पताल में सुधा के पास हरदम किसी को रहना होगा और घर पर दीपक की देखभाल के लिए कोई चाहिए। अकेले नौकर से काम नहीं चलेगा। फैक्ट्री छोड़कर वो घर बैठ नहीं सकता। अगर सुधा 2 महीने बाद अस्पताल गई होती तो स्वयं उसकी देखभाल कर सकता था। अपनी भूख प्यास नींद की परवाह किए बगैर रात दिन उसकी सेवा कर सकता था। 2 महीने बाद फैक्ट्री संभल चुकी होती, एक मैनेजर रख लेने से काम चल सकता था। पर इस वक्त जरा लापरवाही हुई तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कितने ज़रूरी काम उसे निपटाने हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर कोटा परमिट पक्के करवाने हैं, फिर माल की बिक्री। नई लगी फैक्ट्री नवजात शिशु के समान होती है। पूरा ख्याल न रखने पर रोगग्रस्त हो दम तोड़ देती है। माँ को सब कुछ बतलाकर समझाना होगा। वे आकर घर संभाल लें ताकि वो फैक्ट्री को पूरा नहीं तो आधा समय दे सके। सुधा को अस्पताल छोड़ वो सीधा माँ के पास मेरठ जा पहुँचा। पूरी बात सुनकर पहले उन्होंने विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर के कहे को किसी छोकरे की बड़ी चढ़ी बात की तरह उड़ा दिया और दिल्ली के प्रसिद्ध वैद्य गोकुल चंद को दिखलाने की राय दी। इसी इरादे से वे उसके साथ दिल्ली चली आईं, पर अस्पताल जाकर सुधा को देखा तो एक धक्के के साथ उनका दृढ़ विश्वास ढह गया। अरे, इसकी हालत तो सचमुच खराब है। मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कब से है? 2 महीने से। राम राम, और तू अकेला जूझता रहा? कैसे किया? रोटी पानी का भी ढंग नहीं रहा होगा। और दीपक, कम से कम उसे मेरे पास भेज दिया होता। जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहीं रहो। अच्छा, माँ ने कुछ सोचकर कहा। मैं रहूँगी अस्पताल, घर कौन देखेगा? नौकर है। नौकर क्या खाक देखेगा? तू कहे तो तेरी बुआ जी से कह दूँ कुछ दिन आकर रह जाएं। जो ठीक समझो कर लो, उसने कहा। इतने दिन बाद अपने सिर का भार किसी और के माथे डाल वो हल्का महसूस कर रहा है।
घर के झंझटों से फारिग हो फैक्ट्री पहुंचना चाहता है, फिर अस्पताल भी जाना है। दिल्ली के सब बड़े डॉक्टर सुधा को देख चुके, उनकी राय से उसे सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करा दिया है। जो संभव है करने में डॉक्टर जी जान से जुटे हैं। सुमित भी अपना तमाम खाली समय वहीं बिताता है। उसकी अनुपस्थिति में माँ वहाँ रहती हैं। 4-5 दिन में मुजफ्फरनगर से बुआ जी दिल्ली आ पहुंची। उनके साथ एक जवान लड़की को देख सुमित ने अचरज से पूछा, ये कौन है? तेरी बुआ जी की ननद है, माँ ने कहा। कब से दिल्ली देखना चाह रही थी, बीबी जी ने सोचा लेती चलें, घर पर मदद हो जाएगी। ओह, पढ़ी लिखी है, माँ कहती गईं। स्कूल में पढ़ाती है, इसी से अब तक ब्याह नहीं किया। दीपक को पढ़ा दिया करेगी, बेचारा इन 2-2.5 महीनों में बिल्कुल नाकारा हो गया है। सुमित ने अनमने ढंग से सुना। वो लड़की को देख रहा था, बहुत ध्यान देकर नहीं, सरसरी तौर पर। देखी 22-23 वर्ष की साधारण सी लड़की, सुंदर नहीं, सुधा के समान कदापि नहीं। जब सुधा को पहले पहल देखा था वो इतनी ही बड़ी रही होगी, पर इस लड़की में न उसकी तरह मोहित करने वाला आकर्षण है, न शोखी। सुधा की बात और थी, देखते ही मन एक बारी उसे बाहों में भर लेने को मचल उठा था। ये तो साधारण लड़की है, लंबी पतली सांवली, सामान्य नाक नक्श वाली स्वस्थ और युवा लड़की। स्वस्थ और युवा? उसने आश्चर्य के साथ महसूस किया कि वो तरोताज़ा अनुभव कर रहा है, और ऐसा कई महीनों बाद हुआ है। उसके होंठों पर आप से आप मुस्कुराहट फैल गई, आंखों में चमक आ गई, और औपचारिकता से अधिक मधुर स्वर में उसने कहा, अच्छा किया। माँ को अस्पताल पहुंचा, सुधा का हाल पूछ वो फैक्ट्री चल दिया। अस्पताल और फैक्ट्री, आजकल इन्हीं के बीच पिस्ता फिर रहा है। घर से करीब करीब कोई वास्ता नहीं रह गया है। बेचारा, माँ ने उसे अस्पताल से निकल गाड़ी में सवार होते देख सोचा, घर के रहते बेघर बार हो गया है। लगता है सुधा ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। भगवान की मर्जी, होनी को कौन टाल सकता है। खैर, बीबी जी की ननद भली लड़की है, साथ रहेगी तो मुंह हो जाएगा। लगता है वो घर और सुमित दोनों को संभाल लेगी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी उसकी करहा। ये कहानी सन 1977 में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।